हेलो फ्रेंड, मैं नवीन आप सभी का एक बार फिर से इस माही ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम एनर्जी को लेके बात कर रहे थे, ऊर्जा को लेके बात कर रहे थे। ऊर्जा को लेके बात कर रहे थे तो याद कीजिए, ऊर्जा कोई सी भी ऊर्जा हो सकती है। उष्मा ऊर्जा हो सकती है, ताप ऊर्जा हो सकती है, XYZ ऊर्जा। ऊर्जा किससे मिलती है हमें? फ्यूल से, बोले तो ईंधन से। जैसे हम लकड़ी को जला रहे हैं, लकड़ी को जलाने पे आपको पता है क्या निकलती है? उष्मा ऊर्जा। तो ऊर्जा भी हमें किस वजह से मिलती है? फ्यूल की वजह से, मतलब ईंधन की वजह से। वो ईंधन कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो हम पढ़ते हैं आज एक अच्छा सा टॉपिक, फ्यूल, जिसे प्यार से हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? ईंधन। तो देखिएगा, ईंधन पढ़ते हैं, ईंधन की एक कहानी समझते हैं। सबसे पहले कैरोसिन की बात, कैरोसिन के बाद क्या आ रहा है? डीजल के बाद पेट्रोल के बाद CNG के बाद LPG के बाद आज टेक्नोलॉजी में नया युग आ चुका है, हाइड्रोजन ईंधन के रूप में। इन सभी के बारे में अच्छे से विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, टाइम ना खराब करते हुए, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है। एक अभिक्रिया, साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, उनके लिए थोड़ी समस्या हो सकती है, पर यहाँ देखिएगा, CH4 मतलब मैथेन, C2H6 मतलब एथेन, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है तो प्रो बोलते, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट। एल्केन श्रृंखला, इसलिए एन लगा दिया गया पीछे। देखिएगा, CH4 क्या बोलते हैं? मैथेन। C2H6 को क्या बोलते हैं? एथेन। C3H8 को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। C4H10 को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। C5H12 को क्या बोलते हैं? पेंटेन। मैं नहीं समझता दोस्तों, ये बातें तुम्हें नहीं आती होंगी। आज के लिए ये बातें तो कोचिंग में नॉर्मल समझाई जाती हैं। क्यों समझाई जाती है? क्योंकि आजकल सवाल ही ऐसे सीधे सीधे आने तो बंद कर दिए। इन्हीं पे बेस सवाल आएंगे, क्योंकि यही आपकी इस चैप्टर की पूरी जान है, यही आपका आधार है। इसी के बेस हम ये सभी गैसें बन रही होंगी हमारी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कैरोसिन की। देखिएगा, कैरोसिन में जलने पे, इससे पहले जलने से बात पहले ये कर लेते हैं, फ्यूल ईंधन किसकी प्रेजेंट में जलता है? ध्यान रखिए, सभी हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन किससे कहेंगे? कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखला क्या कहलाती है दोस्तों? हाइड्रोकार्बन। देखिए यहाँ पे सभी कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखला है, तो ये क्या कहला रहे हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जब भी जलेगा, किसकी प्रेजेंट में जलेगा दोस्तों? वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। देखो मैंने लिख रखा है O2 की उपस्थिति में। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को देख रहे हो, एथेन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहा हूं तो क्या गैस निकल रही है? CO2 प्लस में H2O प्लस में दहन की उष्मा। जब हम लोग हाइड्रोकार्बन एथेन को जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में दोस्तों, तो हमें क्या क्या मिली? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस, प्लस में H2O जल, प्लस में उष्मा मिली। कौन सी? दहन उष्मा। तब जहन में सवाल आ रहा होगा, सर इन सभी को जलाएंगे, मतलब किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाओगे दोस्तों, यहाँ तक कि ऑक्टेन 9, 10 तक 11, यहाँ तक 50, 80 कितने भी कार्बन के हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला को जलाओगे, तो हर हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को जलने पे यही प्रोसेस होगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो जलेगी। प्लस में हमें क्या देगी? CO2 देगी, H2O देगी और दहन उष्मा देगी। मतलब बात करता हूँ कार्बन, इसमें भी कार्बन है भाई। हाँ, कोई भी एलिमेंट, कोई भी, ये जैसे बोर्ड है आपके सामने, सेलुलोज वगैरह किसी का बना हुआ, तो इसमें भी किसका? हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। जैसे हम खाना खा रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन और हाइड्रोजन होता है, तो कार्बन तो हर कहीं पे होता है। और कार्बन जलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? O2 की, मतलब ऑक्सीजन की। यहाँ तक कि हमारी बॉडी को भी जलाना पड़ता है, तो हमें किसकी प्रेजेंट होना जरूरी है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई चीज़ नहीं जलती है दोस्तों। जैसे कि आपने देखा भी होगा, जब आप लोग कभी कोई फेस्टिवल होता है, मतलब किसी गॉड के लिए आप प्रे कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जब आप लोगों को दीपक जला रहे होते, वो साथ में उस पर जो अंगारे वगैरह रखे होते हैं वो नहीं जलते, तो आप लोग हाथ से ऐसे करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? आप ऐसे करके एनवायरनमेंट की O2 दे रहे हो उसको। तुम्हें पता है O2 की उपस्थिति में वो क्या कर जाएगी? आँच पकड़ जाएगी। इसलिए आप लोग हाथ को ऐसे करते हो, ताकि O2 की उपस्थिति में क्या हो जाए? वो आँच पकड़ जाए। क्योंकि आपको पता है O2 की उपस्थिति में आग लगती है। आग लगने के लिए सबसे फैक्ट बात याद रख लीजिएगा, किसी भी चीज़ को जलाना है तो किसकी होना जरूरी है? O2 का होना जरूरी है। जैसे कि हमने देखा, O2 की उपस्थिति में हमें क्या क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस में H2O, प्लस में दहन उष्मा। जैसे आपने देखा हो घर में चूल्हे में जब लकड़ी लगा रहे होते हो आप लोग, तो आपने देखा होगा कि सर आप कैसे कहते हो? दहन उष्मा तो हमने देखी है,
कि उष्मा निकलती है, प्लस में CO2 गैस भी रिलीज होती है। सर हमने H2 नहीं देखा, आपने तो कह रहा है, आप कह रहे हो H2 निकलती है। दोस्तों बिल्कुल निकलती है, कितनी सूखी लकड़ी जला लो, उसके पीछे देखना जब आगे चल रही है तो पीछे की साइड में नमी उत्पन्न हो जाती है। नमी उत्पन्न होने का मतलब क्या है, वो H2 है। तो याद रखिएगा एक बात, कोई भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, ये सवाल सीधा सीधा पूछा जा सकता है तुमसे, कोई भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जलेगी किसकी उपस्थिति में जलेगी, O2 की उपस्थिति में। प्लस में क्या क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में H2, प्लस में दहन की उष्मा, ये बातें रिलीज होंगी। अब ये कोई भी कंपाउंड होंगे ना, चाहे मेथेनो, एथेनो, प्रोपेनो, ब्यूटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, कोई भी ऑक्साइड, ऑक्टेन, कुछ भी हो, ये सभी जलेंगे तो 100% CO2 भी देंगे, H2O भी देंगे, प्लस में दहन की उष्मा भी देंगे। पर सर ये बात लिखने का क्या औचित्य था, वो भी समझाऊंगा। पहले देख लीजिएगा, हम बात कर लेते, चलो पहले CNG कैसे बनती है। याद रखिएगा, मेथेन जो गैस होती है CH4, मेथेन गैस जिसे कौन सी गैस बोलते हैं दोस्तों, प्राकृतिक गैस। कौन सी गैस बोलते हैं हम लोग, प्राकृतिक गैस। यदि इसको प्रेशर किया जाए, दाबित अवस्था में लाया जाए, कौन सी अवस्था में लाया जाए दोस्तों, दाबित अवस्था में, जो ही हम इसको दाबित अवस्था में प्रेशराइज करेंगे तो कौन सी गैस बन जाएगी हमारे पास, CNG। सुनिएगा, मैंने लिखने का मतलब यही था, मेथेन जिसे हम प्राकृतिक गैस बोलते हैं, इसको प्रेशराइज किया जाए, दाबित अवस्था में लाया जाए तो कौन सी गैस बन जाती है, वो CNG। मतलब यहाँ से आपने देखा CNG में कार्बन का कितना कंपाउंड होता है, एक अणु होता है। CNG क्या थी, CH4 था, प्राकृतिक गैस, तो उसको प्रेशराइज किया गया, दाबित अवस्था में लाया गया तो कौन सी गैस बन गई है दोस्तों, CNG। ये क्या है CH4 वगैरह क्यों लिख रहा हूँ, वो थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। देखो CNG की फुल फॉर्म पूछी जाए तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस। देखो ये सवाल पूछा जा चुका है दोस्तों, CNG का पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। CNG का पूरा नाम क्या होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सवाल दो बन चुके हैं। पहला सवाल, CNG किसका घटक होता है, मेथेन का। CH4 का मतलब क्या होता है दोस्तों, मेथेन। मेथेन को जैसे कौन सी गैस बोलते हैं, प्राकृतिक गैस। इसको प्रेशराइज किया जाए, दाबित अवस्था में लाया जाए तो कौन सी गैस बन जाएगी, CNG। तो सीधा सीधा सवाल, CNG किसका घटक होता है, मेथेन का। साथ में पूछा था CNG का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम लोग LPG को लेके, किसको लेके बात कर लेते हैं दोस्तों, LPG। देखिएगा C4, अब C2 से मतलब आप लोगों के एथेन से लेके आपके कहाँ तक, ब्यूटेन 4 तक, मतलब C2H6C3H8C4H10, इनको यदि गैसीय अवस्था में लेके आ जाएं, कौन सी अवस्था में दोस्तों, गैसीय अवस्था में, तो कौन सी गैस बन जाएगी आपकी, LPG। ये इसीलिए लिख रहा था मैं। C2 से लेकर C4 मतलब एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनको कौन सी अवस्था में लेके आ जाए, गैसीय अवस्था में, तो क्या बन जाती है, LPG बन जाती है। कौन सी बन जाती है गैस, LPG। आपसे पूछा जाए LPG का पूरा नाम, तो लिक्विड, लिक्विड का मतलब द्रवित होता है ना, प्राकृतिक गैस, द्रवित प्राकृतिक गैस भी बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, द्रवित प्राकृतिक गैस। ये लीजिए, लिक्विड का मतलब द्रव के रूप में ही तो होता है, तो LPG का पूरा नाम लिक्विड प्राकृतिक गैस या द्रवित प्राकृतिक गैस बोल सकते हैं। तो हमने देखा CH4 एक कार्बन कंपाउंड है तो CNG बना रहा है। C2 से लेकर C4 तक के लिए जो उनको गैसीय अवस्था में लेके आ जाएं तो कौन सी गैस बन जाएगी, LPG। याद रखिएगा, LPG को हम कुकिंग गैस भी बोलते हैं। कौन सी गैस बोलते हैं, कुकिंग गैस। कुकिंग गैस क्यों बोलते हैं, आपको पता है सिलेंडर जो गैस भरी जाती है वो कौन सी भरी जाती है दोस्तों, LPG। कौन सी गैस भरी जाती है, LPG, और वहाँ से हम खाना बना रहे होते हैं, इसलिए इसका नाम कौन सी गैस बोल दिया गया, कुकिंग गैस। तो सीधा सीधा सवाल ये भी पूछा जाएगा, कौन सी गैस को कुकिंग गैस बोलते हैं, LPG को। ये गंधहीन होती है दोस्तों। कौन सी गैस होती है, गंधहीन, मतलब कोई गंध नहीं आती है LPG में। LPG में कोई गंध नहीं आती। तुम्हें पता है LPG, अब तुम्हारे घर का जो सिलेंडर होता है उसमें LPG भरी जाती है। तुम कहोगे सर वो तो लीकेज होता है तो स्मेल देता है। बिल्कुल दोस्तों, वो इसलिए स्मेल देता है क्योंकि उसमें क्या मिला दिया जाता है, एथिल मरकैप्टो। ये सवाल पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला तो देखो यहाँ से LPG के 3 सवाल हुए हैं। LPG कौन कौन से कार्बन का कंपाउंड होता है, C2H6 मतलब एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। यदि कौन सी अवस्था में लेके आ जाए, गैसीय अवस्था में, तो क्या बन जाएगी, LPG। नेक्स्ट सवाल, LPG का पूरा नाम लिक्विड प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट सवाल पूछा जाए, LPG कैसी कौन सी गैस भी बोलते हैं, कुकिंग गैस। सीधा पूछा जाए कुकिंग गैस कौन सी गैस को बोलते हैं हम लोग, तो LPG को बोलते हैं दोस्तों। साथ में पूछा जाए कौन सी गैस गंधहीन होती है, तो LPG होती है।
फिर जहन में सवाल आ रहा होगा सर एलपीजी सिलेंडरों में भरी जाती है वहाँ पे तो स्मेल आती है, क्योंकि यदि उसको गंध ही नहीं रखते तो सिलेंडर लीकेज हो जाए तो हमें पता नहीं लगता। इसलिए उसमें कौन सी गैस लगा दी जाती है, एथिल मरकैप्टो, ताकि उसकी स्मेल से हमें पता लग जाए गैस सिलेंडर लीकेज है। तो याद रखिएगा ये सवाल अच्छा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एलपीजी में गंध किसकी वजह से आती है, एथिल मरकैप्टो, वरना एलपीजी कौन सी होती है, गंधहीन। एलपीजी कौन सी गैस भी बोलते हैं, कुकिंग गैस भी बोलते हैं, क्योंकि उस सिलेंडरों में भरी जाती है। इसके साथ ही अब मैंने लिखा कि C2H6C3H8C4H10 मतलब एथेन प्रोपेन ब्यूटेन को कौन सी अवस्था में लेके आ जाए, गैसीय अवस्था में, तो क्या बन जाएगा एलपीजी। और कह रहे हो सर एलपीजी का मीन्स तो द्रवित बता दिया आपने, लिक्विड, गैस से अब द्रव कैसे गया सर आपने, तो यहाँ पे तो एथेन प्रोपेन ब्यूटेन गैस थी, इनको द्रवित कैसे कर दिया। याद रखिएगा जब भी कोई अणु पास आ जाते हैं, कणों को पास पास लेके आ जाते हैं तो कौन सी अवस्था में चला जाता है, गैस के अणु हैं पास पास लेके आ जाइए वो कौन सी, द्रवित में। और भी ज़्यादा संपीड़ित कर दीजिए, कौन सी अवस्था में चला जाएगा दोस्तों, वो ठोस अवस्था में। हमने इस सिलेंडर में भरी जाती है, मतलब अणु को पास पास कर देते हैं गैस के को, और अणु को पास पास कर देते हैं तो कौन सी अवस्था बन जाती है, द्रवित, मतलब लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। और वैसे देखिएगा अभी सिलेंडर को कभी लीकेज जहाँ से होता है वो आपके पिन आती है, उसको दबा के देखिएगा, दबाने के बाद आपके हाथ पे थोड़ी सी नमी आ जाती है, इसका मतलब नमी आ गई तो कौन सी अवस्था है वो, द्रवित अवस्था। द्रवित अवस्था क्यों आई, हकीकत में गैस थी, गैस के अणु को हम पास पास लेके आए ना दोस्तों, इसलिए वो कौन सी अवस्था आ गई, द्रवित। इसको और भी ज़्यादा पास लेके आ जाए तो कौन सी अवस्था आ जाती है वो दोस्तों, ठोस अवस्था। तो समझ पाए होंगे आप सीएनजी और एलपीजी को अच्छे से। सीएनजी में ओनली एक कार्बन होता है, एलपीजी में C2 से C4 तक के होते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पेट्रोल की। अब पेट्रोल C5 से लेकर C18 तक आप लोगों का क्या आएगा, पेट्रोल क्या आएगा दोस्तों, पेट्रोल कहाँ से कहाँ तक लेके, C5 से C18। देखो C4 तक तो क्या आ रहा है, एलपीजी, ये सीधी सीधी गैसीय अवस्था में होंगे, आपकी सीधी सी, इसको कोई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अणु पास पास आते जा रहे हैं तो द्रवित अवस्था हो जाएगी। तो ये कौन सी द्रवित अवस्था में आएगा, पेट्रोल कौन सी अवस्था में होता है, आपने देखा भी डलवाया होगा गाड़ी में, द्रवित अवस्था में। यहाँ पे हमें कोई भी तरीके से प्रेशर करने की ज़रूरत नहीं होती, जो कार्बन बढ़ रहे हैं, मतलब अणु पास पास आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, तो गैस कौन से में बनते जा रही है, द्रवित में। तो पेट्रोल पूछा जाए तो कार्बन पेट्रोल में C5 से C18। बात करता हूँ डीजल में C18 से C60 तक, C18 से C60 कार्बन बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल में कितने थे, C5 से C18, डीजल में देखा C60, और कैरोसिन की बात करूँ तो C60 से भी ज़्यादा कैरोसिन में बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने कार्बन के रूप में ये बात क्यों जान रहे हैं वो भी समझेंगे। तो हमने देखा सबसे कम कार्बन कौन से में है, सीएनजी में। इसीलिए हम गवर्नमेंट आजकल किसको कहती है, प्रायोरिटी देती है सीएनजी को। दिल्ली वगैरह में देखा होगा पेट्रोल डीजल की जगह कौन सी गैस में यूज करने लगे, सीएनजी, क्योंकि वरना हमें एक बात भी अच्छे से देखिएगा। अब बात आ रही होगी सर यहाँ पे आपने C2H6 लिया तो क्या निकली, CO2, कितनी CO2, जितने कार्बन होंगे उतनी CO2 निकल जाएगी। यदि C5 लेते तो कितने CO2 निकल जाते, 5 CO2 निकल जाते। अब बात आ रही है सर कौन सा, जिसमें कार्बन ज़्यादा होंगे वो अच्छा होगा या बुरा होगा। याद रखिएगा जिसमें जितने कार्बन अधिक होंगे, मतलब कार्बन जितने अधिक होंगे उतनी ही दहन ऊष्मा निकलेगी। कार्बन अधिक तो दहन ऊष्मा भी अधिक, मतलब हमें ईंधन के रूप में ऊष्मा भी अधिक मिलेगी जिसमें जितने अधिक कार्बन होंगे। तो सर आपके अकॉर्डिंग तो कैरोसिन में कार्बन 60 से अधिक है तो कैरोसिन अधिक ऊष्मा देगा, बिल्कुल। परंतु फिर जहन में सवाल आता है सर आजकल तो हमारे राशन की दुकानों पे तो कैरोसिन को बैन कर दिया गया पूर्ण तरीके से, ऑल वर्ल्ड कैरोसिन बैन है, इंडिया में तो पूरी तरीके से बैन है। क्यों फिर सर, ये तो अच्छी ऊष्मा दे रहा था आपके अकॉर्डिंग। दोस्तों दे रहा था, परंतु उसका कुछ नुकसान था। नुकसान क्या था, क्योंकि ये गैस कौन सी रिलीज कर देता है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो एक जहरीली गैस होती है। कैसे रिलीज करता है वो भी समझेंगे। तुम्हें पता है कोई भी, देखो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं किसकी उपस्थिति में चल रही हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन पूरी तरीके से मिला, पूरे O2 जुड़े, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। अब तुम्हें पता है आजकल एनवायरनमेंट में क्या कम होती जा रही है, ऑक्सीजन। C60 कार्बनों के लिए जब ऑक्सीजन कमी रह जाती है पूरी तरीके से सभी कार्बनों से, देखो कैरोसिन में क्या होता है 60 से अधिक कार्बन होते हैं, 60 से अधिक कार्बन है तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए, और तुम्हें पता है ऑक्सीजन निरंतर क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो सभी कंपाउंड कार्बन के पूरी तरीके से किससे नहीं जुड़ पाते, ऑक्सीजन से। और पूरी तरीके से ऑक्सीजन से नहीं जुड़ पाएंगे तो दो ही केस होंगे, या तो बिना जुड़े कार्बन बाहर निकल जाएगा, या आधा जुड़ेगा मतलब एक जुड़ेगा। बिना जुड़े निकल रहा है तो भी नुकसानदायक है,
एक जुड़ के निकल रहा है, मतलब पूरे दो अणु नहीं जुड़ रहे ऑक्सीजन के, एक जुड़ रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है हमारे लिए। इसलिए गवर्नमेंट ने आजकल किसको बैन कर दिया है? कैरोसिन को। आजकल तुम्हें क्या देखने को नहीं मिलेगा? कैरोसिन। समझ में आया कैरोसिन को बैन क्यों किया गया? कैरोसिन को इसलिए बैन किया गया दोस्तों कि कैरोसिन में जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो अधिक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सर्दियों के टाइम में आपने देखा होगा, जब बस में जा रहे हो तो आप लोग पास पास इकट्ठे हो जाते हो बैठने के, मतलब एक सीट पे 4 बैठने की कोशिश करते हो और आपको सर्दी कम लगती है, बीच वाले को विशेष खिड़की की बजाय, क्योंकि उसने घेर लिया तो बीच वाले को पूरी वो कोई O2 आ रही थी, जो भी आ रही थी वातावरण से, एयर आ रही थी, हवा आ रही थी, वो उस तक नहीं घुल पा रही थी। इसी तरीके से कार्बन 60 से अधिक होंगे, सभी कार्बन ऐसे जुड़े होंगे, ऑक्सीजन हो सकता है बीच वाले के साथ अटैच नहीं हो पा रही होगी। मतलब हमें पता है जितने पास पास होंगे पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, मिलेगी तो भी आधा अणु मिलेगा, मतलब एक अणु मिलेगा। एक अणु यदि कार्बन के साथ जुड़ गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, CO बनाएगा, और ये कैसी गैस होती है? जहरीली गैस होती है। इसी के साथ कोयला भी एक ईंधन के रूप में होता है। आपको पता है कोयला में ईंधन देता है, कोयले से बड़ी बड़ी ट्रेनें चल रही होती है, फिर भी ये कोयला कई बार हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। क्यों? जैसे आपने जब सर्दी अब आने वाली है, आप देखोगे कि अंगीठी जलाने से एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, अंगीठी बंद कमरे में जला रखे थे, मौत हो गई। ऐसा क्यों हुआ? देखिएगा उसमें कोयले में कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, अब कमरा बंद है, उसकी जितनी भी ऑक्सीजन थी वो उसमें मिल गई। अब कार्बन ज़्यादा है, सभी को पूरी तरीके से ऑक्सीजन मिल नहीं रही, तो पूरी तरीके से ऑक्सीजन सभी कार्बनों को मिल नहीं रही, क्योंकि कमरा बंद है, कम ऑक्सीजन मिल रही है, बाहर से भी कम ऑक्सीजन आ रही है। इसका मतलब उस कमरे की जो ऑक्सीजन थी वो पूरी तरीके से स्टार्ट में तो उससे कार्बन के साथ जुड़ रही थी। जो ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगी तो आपको पता है कार्बन ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, इसका मतलब पूरी तरीके से ऑक्सीजन कार्बन को घेर नहीं पाएगी। जब पूरी तरीके से ऑक्सीजन कार्बन को नहीं घेर पाएगी तो कार्बन बिना जले सीधा निकलेगा, या कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन का अणु जुड़ जाएगा तो क्या बना देगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक कैसी गैस होती है? जहरीली, और वो श्वसन में हमें दिक्कत करने लग जाती है, उस परिवार की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो याद रखिएगा, समझ में आया अंगीठी जलाने के सोने से क्यों मौत होती है? क्योंकि कमरे की जो ऑक्सीजन कमी हो जाती है। और आपको पता है कोयले में क्या, अंगीठी में कोयला जलाया जाता है ना दोस्तों, तो कोयले में कार्बन की संख्या क्या होती है? ज़्यादा। यदि वो कार्बन पूरी तरीके से ऑक्सीजन से नहीं अटैच करेगा ना, तो भाई पूरी तरीके से कर लेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, वो तो हर में बनाएगा। यदि पूरी तरीके से ऑक्सीजन O2 2 अणु नहीं मिले तो 2 ही केस होंगे, या तो बिना जले कार्बन बाहर निकलेगा, या फिर एक ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। और तुम्हें पता है ये दोनों ही क्या है? हानिकारक। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस श्वसन के लिए हानिकारक है, श्वसन क्रिया पूरी तरीके से नहीं हो पाती, इसलिए क्या हो जाती है? व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो समझ में अंगीठी जलाने से व्यक्ति की मौत क्यों हो जाती है एक बंद कमरे में? क्योंकि दोस्तों वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाता है, कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, कार्बन ऑक्सीजन को पूरी तरीके से घेर नहीं पाता, मतलब पूरे 2 अणु ऑक्सीजन के कार्बन से जुड़ नहीं पाते, पूरे 2 बन जाते तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती। परंतु ऐसा नहीं होता, एक कार्बन के साथ एक ही ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, या सीधा कार्बन बिना जले बाहर आ रहा है, दोनों केस में वो हानिकारक है, इसलिए मृत्यु हुई। तो समझ में आया कैरोसिन पे क्यों बैन किया गया और अंगीठी जलाकर सोने से क्यों मृत्यु हो जाती। अब जहन में सवाल आ रहा होगा, इस सर CH4 CNG को क्यों राइटी दी जा रही है? क्योंकि भाई CNG में एक ही कार्बन कंपाउंड, एक ही कार्बन है और आसानी से ऑक्सीजन मिल जाएगी। CH4, एक तो भाई 60 आदमी हो, ऑक्सीजन कम है, एक तो 60 आदमियों में ऑक्सीजन कम बटेगी, या एक आदमी आसानी से घिर पाएगा ना ऑक्सीजन से, और इस CH4 में आसानी से ऑक्सीजन मिल पाती है, पूरी तरीके से 2 अणु कार्बन को ऑक्सीजन के मिल जाते हैं, इसलिए हानिकारक गैस नहीं है दोस्तों। इसलिए गवर्नमेंट किसको प्रायोरिटी दे रही है? CNG को। वरना सभी हमें एनर्जी देते, दहन उष्मा सभी देते, परंतु जिसमें कार्बन की ज़्यादा मात्रा होगी वो ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से पूरी तरीके से कार्बन ऑक्सीजन के पूरे अणु के साथ नहीं जुड़ पाता है, या तो बिना जले बाहर निकल जाता है, या एक अणु से जुड़ने का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी गैस है? जहरीली गैस है। तो समझ में आई होगी इतनी सी बातें आप लोगों को दोस्तों। तो इतनी सी बात समझ में आने के बाद हम कुछ और बातें और बढ़ा रहे हैं आगे। देखो, हमने पढ़ा है इन सभी के बाद आज अब नेक्स्ट ईंधन पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन ईंधन। देखो दोस्तों, आजकल टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है, हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग हम करते हैं SLV सैटेलाइट वगैरह छोड़ने में। सैटेलाइट वगैरह कौन से ईंधन पे? भाई ये पेट्रोल डीजल पे छोड़ी जाती तो बहुत ज़्यादा यूज हो जाता। इन सभी को आपके रॉकेट वगैरह लॉन्चिंग की जाती है, SLV रॉकेट वगैरह कौन से ईंधन पे काम करती है? वो हाइड्रोजन ईंधन पे। परंतु भारत के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है अभी कि गाड़ी पेट्रोल डीजल की जगह मोटरसाइकिल में H2 गैस भर सकें, वरना H2 गैस तो बिल्कुल हानिकारक नहीं है, बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है और बहुत ज़्यादा मात्रा में है हाइड्रोजन गैस। तो इसलिए
टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से हम लोग आज मोटरसाइकिल गाड़ियों में तो H2 गैस भरते नहीं है, क्या भरते हैं या तो CNG, LPG, पेट्रोल, डीजल, इन्हीं से यूज़ करते हैं। जो टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, क्योंकि ये भाई अब समाप्त होने वाला है, नवीनीकरण साधन है, तो ये समाप्त होंगे तो फिर आने वाला युग किस पे काम करेगा? हाइड्रोजन। अमेरिका में तो इसका टेक्नोलॉजी यूज भी हो चुकी है। अमेरिका क्यों संपन्न है? क्योंकि वो एक हाइड्रोजन गैस थोड़ी सी डालने पे बहुत ज़्यादा दूरी तक काम निकाल सकता है वो हमारे लिए। परंतु ये हमारे पास अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम हाइड्रोजन गैस से मोटरसाइकिल गाड़ी चला सकें, या आजकल SLV सैटेलाइट वगैरह, तो ये तो कौन से पे छोड़े जाते हैं? हाइड्रोजन गैस पे। जो यदि ये टेक्नोलॉजी विकसित हो जाएगी, मोटरसाइकिल वगैरह कौन सी गैस पे काम करना स्टार्ट कर देंगे? हाइड्रोजन पे, तो ईंधन की पर्याप्त मात्रा हमें मिल पाएगी। आजकल तो आपको पता आए दिन रेट बढ़ती जा रही है, 90 तक पेट्रोल चला गया, क्योंकि इनकी मात्रा क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है दोस्तों। और तुम्हें पता किसी भी चीज़ की मात्रा कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो रेट बढ़नी आसान सी बात है। जिस दिन ये टेक्नोलॉजी इंडिया के पास आ जाएगी, हाइड्रोजन से मोटरसाइकिल वगैरह चलना स्टार्ट हो जाएंगी, उस दिन ईंधन को जाके कुछ कंट्रोल होगा हमारे पास, हमारे को सभी को अवेलेबल हो पाएगा फ्यूल। तो ये था थोड़ा सा फ्यूल के बारे में। अब कुछ बात और जान लेते हैं, सीधे सीधे सवाल कि पेट्रोल की गुणता किससे मापी जाती है? पेट्रोल की गुणता ऑक्टेन नंबर से मापी जाती है दोस्तों। कौन से नंबर से? ऑक्टेन संख्या से। पेट्रोल की गुणता किससे मापी जाती है दोस्तों? ऑक्टेन संख्या से मापी जाती है। देखो ऑक्टेन संख्या, चलो इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसको हटा देता हूं दोस्तों मैं। तो हमने देखा है कि डीजल, पेट्रोल, इन सभी के बारे में जाना। साथ ही में हमने जाना CNG की फुल फॉर्म संपीड़ित प्राकृतिक गैस। CNG किसका घटक होता है? CH4 मतलब आप लोगों के मेथेन का। जबकि LPG ब्यूटेन का घटक होता है। LPG मुख्य घटक कौन सा होता है दोस्तों? ब्यूटेन। याद रखिएगा LPG में मुख्य घटक कौन सा होता है? ब्यूटेन। LPG में गंधहीन गैस होती है। गंध लाने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है? एथिल मरकैप्टो मिलाई जाती है। LPG गैस, अच्छा ये सवाल पूछा जा चुका है, सिलेंडरों में जो गैस भरी जाती है कौन सी अवस्था में होती है? तो कौन सी अवस्था में बताओगे आज? द्रवित अवस्था में। कौन सी अवस्था में? लिक्विड फॉर्म में। क्योंकि नाम में भी दिख रहा था दोस्तों, LPG मतलब लिक्विड, मतलब कौन सी अवस्था में रहती है? वो द्रवित अवस्था में। सवाल पूछा जा चुका है रेलवे में ग्रुप डी में। तो आपको याद रखिएगा LPG में जो सिलेंडर में जो गैस भरी जाती है कौन सी अवस्था में होती है? द्रवित अवस्था में होती है। साथ ही में हमने जाना कि LPG को कौन सी गैस भी बोलते हैं हम लोग? कुकिंग गैस भी बोलते हैं दोस्तों। और हमने देखा जिसमें कार्बन कम होंगे वो चीज़ आजकल अच्छी है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। कार्बन कम होंगे, आसानी से ऑक्सीजन के अणु जुड़ पाएंगे, मतलब पूरे 2 अणु जुड़ेंगे, पूरे 2 अणु जुड़ जाएंगे तो दोस्तों क्या होगा? CO2 निकलेगी, ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड। कैरोसिन को वगैरह को क्यों बैन कर दिया गया? कार्बन की संख्या अधिक थी और ऑक्सीजन था कम। पूरी तरीके से O2 जुड़ नहीं पा रहे थे 2 अणु, एक अणु जुड़ने से नुकसान हो रहा था, इसलिए किसको बैन कर दिया गया? हम लोगों आजकल कैरोसिन को बैन कर दिया गया। और अंगीठी जलाने से क्यों मृत्यु हो जाती है बंद कमरे में, ये भी मैंने समझाया। बात करते हैं पेट्रोल की और डीजल की। किसकी बात कर लेते हैं दोस्तों? पेट्रोल और डीजल। देखो पेट्रोल और डीजल में अच्छा कौन? पेट्रोल। कौन अच्छा होता है दोस्तों? पेट्रोल। डीजल कम होता है क्योंकि डीजल में कार्बन की संख्या अधिक है। कार्बन की संख्या अधिक है, प्रदूषण के लिए भी हानिकारक है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, हम लोगों ने एक बात पढ़ी अब तक इन सभी के बारे में। मैंने कहा पेट्रोल की गुणता का मापन किससे किया जाता है दोस्तों? ऑक्टेन संख्या से। किससे किया जाता है? ऑक्टेन संख्या से। और यदि डीजल की बात करूँ तो C10 संख्या से डीजल का मापन किया जाता है। गुणता कौन बताएगी? C10 संख्या। अब ये क्या होते हैं ऑक्टेन संख्या और C10 संख्या, इसको भी अच्छे से समझते हैं। याद रखिएगा, सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा, पेट्रोल की गुणता किससे मापी जाती है? ऑक्टेन संख्या से। जिसकी ऑक्टेन संख्या अधिक होगी वो पेट्रोल उतना ही अच्छा होगा, जिसकी ऑक्टेन संख्या कम होगी वो पेट्रोल उतना ही निम्न क्वालिटी का होगा। यही केस डीजल में, जिसकी C10 संख्या अधिक होगी वो डीजल उतना ही अधिक गुणता का होगा, जिसमें C10 संख्या कम होगी वो उतना ही कम होगा। ऑक्टेन संख्या क्या होती है? आपने देखा होगा आजकल कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गाड़ी में बैठ के बता देते हैं गाड़ी डीजल की है पेट्रोल की, बिना देखे। ऐसे क्यों बता देते हैं? देखो दोस्तों, ऑक्टेन संख्या क्या होती है ये समझिएगा। आपने देखा होगा इंजन, जब बात कर रहा हूँ तो इंजन गाड़ी का चल रहा होता तो टक 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 इससे आवाज़ दे रहा होता है, इसी को देख के लोग बता देते हैं गाड़ी पेट्रोल की है डीजल की। नोकिंग क्या होती है? नोकिंग मतलब खटखटाना। जो इंजन जितनी बार ज़्यादा खटखटाएगा वो उतना अच्छा है या बुरा है? जो जितना ज़्यादा खटखटाएगा वो बेकार ही तो है। इसका मतलब बैड इंजन फ्यूल 2 तरीके से बताया मैंने, एक बैड एक गुड। गुड फ्यूल कब होगा? बैड फ्यूल जब होगा जब इंजन यदि ज़्यादा टक 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 कर रहा है, तो इसका मतलब वो
कैसा है, बैड है फ्यूल, बेकार है। भाई तुम्हें पता खटखट किसी को पसंद है क्या? नहीं। तो जितनी ज़्यादा खटखट करेगा इसका मतलब वो फ्यूल उतना ही क्या है, बेकार है। जो नोकिंग सब कम करेगा, मतलब खटखटाहट कम करेगा, मतलब कम करेगा, तो फ्यूल कितना है, अच्छा है। अब बात कर रहे थे सर, आप तो कह रहे थे फ्यूल अच्छा वो होगा जिसकी ऑक्टेन संख्या अधिक होगी। हाँ बिल्कुल, ये अपोजिट केस याद रखिएगा। जिसकी मतलब बैड फ्यूल है तो इसका मतलब ऑक्टेन संख्या क्या है इसकी, कम है। ऑक्टेन संख्या क्या है इसकी, कम। देखो यही तुम कंफ्यूज में, अच्छे कंफ्यूज में हो गए इसमें। जिसकी नोकिंग संख्या अधिक है इसका मतलब ऑक्टेन संख्या क्या है, कम। मतलब बैड फ्यूल के बारे में हमने क्या क्या जाना कि उसमें खटखटाहट ज़्यादा होगी इंजन में, साथ ही में ऑक्टेन संख्या क्या होगी, कम होगी। यदि गुड फ्यूल की बात करूं तो खटखटाहट तो कम होगी और साथ में ऑक्टेन संख्या क्या होगी उसकी, ज़्यादा होगी। ऑक्टेन संख्या क्या होगी दोस्तों, ज़्यादा होगी। तो फिर से समझिए, जो इंजन ज़्यादा खटखट कर रहा है, नोकिंग ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब उसमें ऑक्टेन संख्या उस क्वालिटी कम है। ऑक्टेन संख्या कम है तो वो फ्यूल कैसा है, बैड फ्यूल डला हुआ उसमें। जिस इंजन में खटखटाहट कम है इसका मतलब ऑक्टेन संख्या उस फ्यूल की क्या है, ज़्यादा है, और इसका मतलब वो फ्यूल कैसा है, गुड है, अच्छा है। तो याद रखिए ये दो अपोजिट है, नोकिंग करना और ऑक्टेन संख्या एक दूसरे के अपोजिट है। नोकिंग अधिक है मतलब ऑक्टेन संख्या कम है, नोकिंग कम है इसका मतलब ऑक्टेन संख्या ज़्यादा है। जिसकी ऑक्टेन संख्या कम वो फ्यूल उतना ही बेकार, जिसकी फ्यूल ऑक्टेन संख्या ज़्यादा है वो फ्यूल उतना ही अच्छा है। यही केस किस में होता है, C10 संख्या में। किस में होता है दोस्तों, C10 संख्या में। जिसकी C10 संख्या अधिक होगी वो फ्यूल डीजल उतना ही अच्छा होगा, जिसकी C10 संख्या कम होगी वो डीजल उतना ही कम क्वालिटी का होगा। तो ये दो सवाल तो सीधे सीधे पूछेंगे तुमसे कि पेट्रोल की गुणता का मापन किससे किया जाता है, ऑक्टेन संख्या से। डीजल की गुणता का मापन किससे किया जाता है, C10 संख्या से। ऑक्टेन संख्या किस पे डिपेंड करेगी, खटखटाहट पे। जिसकी खटखटाहट ज़्यादा होगी ऑक्टेन संख्या उस फ्यूल की कितनी है, कम है। जिसकी खटखटाहट कम होगी ऑक्टेन संख्या क्या है, ज़्यादा है। यही केस किस में हो जाएगा, C10 संख्या में। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा फ्यूल में हमने पढ़ी कुछ बातें। कैरोसिन बैन क्यों, कैरोसिन रिलीव होता है तो कौन सी गैस देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो एक जहरीली गैस है, इसलिए कैरोसिन को क्या कर दिया गया है, बैन। साथ में हमने जाना सिगड़ी जलाने के बाद व्यक्ति की बंद कमरे में मृत्यु क्यों हो जाती है, क्योंकि सिगड़े कोयला जलता है, कोयले में कार्बन की संख्या क्या होती है दोस्तों, अधिक। ऑक्सीजन उस कमरे की खत्म हो चुकी होती है, इसलिए पूरी तरीके से कार्बन ऑक्सीजन से नहीं जुड़ पाते, मतलब पूरी तरीके से CO2 गैस नहीं बन पाती। कभी कभार एक अणु जुड़ जाता है तो CO बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। वो एक जहरीली गैस है और वो श्वसन में रुकावट पैदा कर देती है, इसलिए व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। साथ में हमने पढ़ा CNG, पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस। साथ में हमने पढ़ा CNG क्या होता है, प्राकृतिक गैस। मेथेन CH4, उसको यदि प्रेशराइज किया जाए, दाबित अवस्था में लाई जाए तो कौन सी गैस बन जाएगी दोस्तों, CNG। साथ ही में हमने पढ़ा LPG में पढ़ा फुल फॉर्म लिक्विड प्राकृतिक गैस। LPG में पढ़ा हमने। साथ ही में C2 से C4 तक के कार्बन कि यदि कौन सी अवस्था में लेके आ जाए, गैसीय अवस्था में, तो क्या बन जाएगी, LPG का पूरा नाम लिक्विड प्राकृतिक गैस। कुकिंग गैस किसे बोलते हैं, LPG को बोलते हैं। साथ ही में हमने पढ़ा कि LPG गंधहीन गैस होती है। पूछा जाए गंधहीन गैस कौन सी होती है, LPG या CNG, तो LPG। फिर उसमें गंध क्यों आती है, गंध से आती है, एथिल मरकैप्टो मिलाया जाता है गंध के लिए, ताकि हमें पता लग जाए सिलेंडर ले कीजिए क्या। ठीक है, आपसे पूछा जाए सवाल कि LPG सिलेंडरों की जो गैस होती है वो कौन सी अवस्था में होती है, कौन सी अवस्था में होती है, द्रवित अवस्था में। नाम में भी दिख रहा था लिक्विड। आप गलती करते हो, बहुत मरतबा गैसीय अवस्था लगा देते हो कि हम सोचते हैं गैस भरी गई है, परंतु दोस्तों कौन सी अवस्था में होती है, द्रवित अवस्था में होती है। साथ ही में हमने पढ़ा हाइड्रोजन ईंधन आजकल नया युग है, इसकी बहुत ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी जो बढ़ेगी, मोटरसाइकिल वगैरह भी कौन से ईंधन पे काम करना स्टार्ट कर देंगे, हाइड्रोजन। अमेरिका के पास तो वो आज पावर है कि वो हाइड्रोजन ईंधन का यूज़ कर सकता है। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो शेयर भी नहीं करेगा क्योंकि उसी से वो पावरफुल देश है। हमें भी इसको टेक्निक को खोजना पड़ेगा कि हाइड्रोजन से कैसे मोटरसाइकिल गाड़ी वगैरह चल सकती है। हाँ, हाइड्रोजन गैस से सैटेलाइट वगैरह रॉकेट वगैरह की लॉन्चिंग की जाती है। वो कौन सी गैस फ्यूल भरा जाता है, हाइड्रोजन फ्यूल भरा जाता है। ठीक है दोस्तों, साथ ही हमने जाना कि पेट्रोल डीजल के बारे में, कि हमने जाना कि पेट्रोल की गुणता का मापन ऑक्टेन संख्या से किया जाता है। कौन सी संख्या से किया जाता है दोस्तों, ऑक्टेन संख्या से। साथ ही में हमने जाना डीजल की गुणता का मापन किससे, C10 संख्या से। जिसकी ऑक्टेन संख्या अधिक है वो डीजल पेट्रोल उतनी ही क्वालिटी का है। जिसकी C10 संख्या की बात कर रहा था, जिसकी C10 संख्या अधिक होगी वो डीजल इतनी अधिक क्वालिटी का होगा। जिसकी C10 संख्या जितनी कम होगी वो डीजल उतनी कम क्वालिटी का होगा। जिसकी ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होगी वो पेट्रोल उतनी अच्छी क्वालिटी का। जिसकी ऑक्टेन संख्या कम होगी वो पेट्रोल उतनी ही कम क्वालिटी का होगा। मतलब हमें एक ही बात याद रखनी है कि डीजल की गुणता का मापन तो C10 संख्या से किया जाता है, पेट्रोल की गुणता का मापन ऑक्टेन संख्या से। साथ में हमने जाना कि लोग गाड़ी में बैठ के कैसे बताते हैं, वो डीजल के पेट्रोल खटखटाहट से बता दिया जाता है कि पेट्रोल कम खटखटाहट करवाएगा आपकी गाड़ी को,
तो नॉकिंग जिसकी अधिक होगी, ये याद रखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे विद्वान इसमें फैल हुए हैं कि जिसकी खटखटाहट ज़्यादा होगी मतलब ऑक्टेन संख्या उसकी कम होगी। मतलब जो फ्यूल ज़्यादा खटखटाहट करवा रहा है गाड़ी को, इंजन को, इसका मतलब वो ख़राब है, क्योंकि खटखटाहट ज़्यादा करवा रहा है, ऑक्टेन संख्या कम है। ऑक्टेन संख्या कम होने का मतलब वो डीजल या पेट्रोल उतनी कम क्वालिटी का है दोस्तों। जिसकी खटखटाहट कम है मतलब ऑक्टेन संख्या क्या है, ज़्यादा। ऑक्टेन संख्या ज़्यादा होने का मतलब पेट्रोल इतना अधिक गुणता का है। आपने देखा भी होगा जब पेट्रोल पंप पे जाते हो तो कई बार लिखा हो पेट्रोल भी 2 क्वालिटी का मिलता है, डीजल भी 2 क्वालिटी का। वो इन्हीं पे डिपेंड करता है, उनकी C10 संख्या और ऑक्टेन संख्या को लेके। जिसकी ऑक्टेन संख्या कम वाला तो आपको कम रुपए में मिल जाएगा, ऑक्टेन संख्या जिसकी ज़्यादा होगी वो कुछ ज़्यादा रुपए में मिलेगा। डीजल की बात करो, जिस C10 संख्या जिसकी कम होगी वो कम रुपए में मिल सकता है, जिसकी C10 संख्या ज़्यादा होगी वो थोड़ा महंगा मिलेगा। शीशा पहले क्या किया जाता था, इस पेट्रोल में शीशा संचायक शीशा भी डाला जाता था, परंतु आजकल शीशा संचायक पेट्रोल, शीशा रहित पेट्रोल, आपने पेट्रोल पंप पे देखा होगा शीशा रहित पेट्रोल। उसका मतलब वहाँ पे क्या किया जा रहा है, उसकी ऑक्टेन संख्या को क्या कर दिया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। ऑक्टेन संख्या बढ़ाई जा रही है तो पेट्रोल गुणता का है, मतलब वो एवरेज अच्छा देगा। तो दोस्तों आज मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, फिर भी नहीं समझ में आए तो दोस्तों कमेंट्स में डालेगा क्या बात नहीं समझ में आई, फिर से बताया जाएगा। दोस्तों धन्यवाद।